नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को समझा था, आज का जो हमारा वीडियो है ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 3 में समझा था कि किस प्रकार नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, यानी कि नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या रहती है। परंतु इस वीडियो में हम समझेंगे कब कब समय समय पर नए नए राज्यों का निर्माण किया गया और जो वर्तमान में जो राज्य हैं, जितने राज्य हैं, यहाँ तक आने में क्या क्या मोड़ रहे, उन सब के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से और शुरुआत से अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं राष्ट्रीयता की भावना को बनाए रखने के लिए देश को तार्किक सीमाओं में बांटना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये प्रक्रिया 2 स्तरों में पूर्ण होती है। नंबर 1 की हम पहले की बात करें तो देशी रियासतों का एकीकरण। पहली प्रक्रिया है देशी रियासतों का एकीकरण और दूसरी की हम बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, इस वीडियो में हम खास तौर से राज्यों का पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे, परंतु हम संक्षेप में देशी रियासतों के एकीकरण को भी समझ लेते हैं। पहले हम देशी रियासतों के एकीकरण को ही समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तब जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक सीमा थी, उसके अंदर 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतें थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा देशी रियासतों को ये अधिकार दिया गया, या तो वे भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या फिर वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो जो भारत की भौगोलिक सीमा में जो रियासतें थी, उन्होंने लगभग सभी रियासतों ने भारत में मिलने की ही इच्छा जताई। तो 552 में से 549 देशी रियासतें भारत में विलय के लिए राजी हो चुकी थी, परंतु 3 रियासतें जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी, उनको हम देखते हैं। एक कश्मीर, दूसरी जूनागढ़, तीसरी हैदराबाद। दोस्तों, ये जो 3 रियासतें हैं, एक कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद, इन तीनों ने भारत में विलय के लिए मना कर दिया था, परंतु आगे चलकर ये भारत में विलय हुई हैं। तो हम इनको थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। जो कश्मीर है, यहाँ के राजा हरि सिंह गौर थे। हरि सिंह गौर यहाँ के राजा थे, जो एक हिंदू थे, और ये प्रारंभ में इन्होंने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी निर्मित हुई कि इनको बाद में भारत में विलय होना पड़ा। तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह गौर जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और विलय पत्र के जरिए ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, विलय पत्र के माध्यम से। अब हम जूनागढ़ की अगर बात करें तो जो जूनागढ़ है, ये वर्तमान में गुजरात के अंतर्गत आता है, और जूनागढ़ का जो राजा था वह एक मुस्लिम था। परंतु दोस्तों, ये जूनागढ़ हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था। यहाँ पर अधिक जनसंख्या जो है हिंदुओं की थी, और यहाँ का राजा मुस्लिम था, तो यह पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। परंतु वहाँ पर जब जनमत संग्रह कराया गया
जनमत संग्रह मतलब वोटिंग कराई गई, जनता का मत देखा गया कि आप कहाँ मिलना चाहते हैं, तो जनता का मत भारत में मिलने का था, तो ये जूनागढ़ भारत में मिल गया। यही कुछ इसी प्रकार सिचुएशन जो हैदराबाद की थी, यहाँ का नवाब भी मुस्लिम था, परंतु यहाँ की बहुसंख्यक जो आबादी थी वह हिंदू थी। हैदराबाद का निजाम मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की जनसंख्या अधिकांश हिंदू थी। तो जनसंख्या भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता, पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में विलय किया गया। जो पुलिस कार्रवाई थी उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑपरेशन पोलो। तो जो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में विलय किया गया, हमने बहुत संक्षेप में इन चीज़ों को समझ लिया है। हालांकि इनकी जो कहानी है ये इतनी आसान नहीं है। ये सब जो भारत में आकर अंततः मिले, ये सरदार पटेल की कार्यकुशलता और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत के अभिन्न अंग है। तो इनके पीछे कई कहानियां हैं। हम किसी अगले वीडियो में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम राज्यों के पुनर्गठन पर खासतौर से बात कर रहे हैं, तो हम अगले किसी वीडियो में इनको और विस्तार से समझेंगे। तो अब हम देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान बना। संविधान में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। हम देख लेते हैं जरा। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। ये मूल संविधान में बांटे गए थे दोस्तों, 4 भागों में मूल संविधान में। मूल संविधान में 4 कैटेगरी के स्टेट थे, जिनको हम देख लेते हैं। जो पार्ट ए स्टेट थे, इन पार्ट ए स्टेटों में ब्रिटिश शासित राज्यों को रखा गया था। ब्रिटिश शासित राज्य, यानी कि वो राज्य जो ब्रिटिश शासन में राज्य बन गए थे। यानी कि जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब ये राज्य थे भारत में। तो ऐसे 9 राज्य थे। हम उन 9 राज्यों को देखते हैं। तो पहला मध्य प्रांत था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। एक संयुक्त प्रांत था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। एक मद्रास था, जो तमिलनाडु है। एक बम्बई था, जो कि आगे चलकर गुजरात और महाराष्ट्र बना। असम था, बिहार था, उड़ीसा था और पंजाब था और पश्चिम बंगाल था। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोस्तों, ये 9 जो थे, 9 राज्य थे, ये ब्रिटिश शासित राज्य। यानी कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब देश में 9 राज्य थे। इनको पार्ट ए स्टेट में रखा गया था संविधान में। अब हम पार्ट बी स्टेट की बात करें। पार्ट बी स्टेट में बड़ी देशी रियासतों को रखा गया था। बड़ी देशी रियासतें, इनको पार्ट बी स्टेट में रखा गया था। तो पार्ट बी स्टेट में ऐसी 10 बड़ी देशी रियासतें थी, 10 रियासतें थी। हम उन 10 रियासतों को देख लेते हैं एक बार। एक हैदराबाद थी, एक जम्मू और कश्मीर था, हैदराबाद जम्मू कश्मीर। एक पेप्सू था,
पेप्सू, PEPSU, यानी पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, या पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यानी कि जो पंजाब था, पूर्वी पंजाब, उसके आसपास की जो अन्य रियासतें थी उनका एक समूह था जिसे पेप्सू बोलते थे। तो हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पेप्सू हो गया। और हम आगे देखें तो पेप्सू और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पेप्सू। मध्य भारत या जो आजकल चंबल वाला इलाका है, गुजरात, चंबल वाला जो इलाका है दोस्तों, वो मध्य भारत था। ग्वालियर, रीवा, ग्वालियर, शिवपुरी और नीमच मंदसौर वाला, वो मध्य भारत बोलते थे उसको। और विंध्य प्रदेश था, जो रीवा सतना वाला इलाका है वो विंध्य प्रदेश कहलाता है। इसमें विंध्य प्रदेश था दोस्तों। और बात करें तो मैसूर था, मैसूर हो गया। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पेप्सू, विंध्य प्रदेश, मैसूर था। तो दोस्तों ये प्रमुख जो थे बड़ी रियासतों के अंतर्गत आते थे। अब हम पार्ट सी स्टेट की बात कर लेते हैं। तो पार्ट सी स्टेट में ऐसी 9 रियासतें थी। यहाँ पर 9 रियासतें थी, यहाँ पर 10 रियासतें थी पार्ट सी में। तो जो पार्ट सी स्टेट थे उनमें एक अजमेर था, एक भोपाल था, एक बिलासपुर था, एक दिल्ली भी पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत आता था, एक हिमाचल प्रदेश था, एक मणिपुर था इसके अंतर्गत ही, एक त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके अंदर कच्छ था, कच्छ इसके अंतर्गत ही, कूच बिहार था और कुर्ग भी इसके अंतर्गत ही था, कुर्ग। दोस्तों अब हम बात करें पार्ट सी की। तो पार्ट सी के अंतर्गत इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश, तो देश में उस समय एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स को देखा। इसमें एक बार और बात कर लेते हैं। जो मध्य प्रांत है, वर्तमान का मध्य प्रदेश, वर्तमान का उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मद्रास, वर्तमान का तमिलनाडु, बम्बई यानी महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका, असम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल। अब बड़ी देशी रियासतों की बात करें तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पेप्सू यानी पंजाब वाला इलाका, और मध्य भारत यानी कि चंबल वाला इलाका, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना, और उसके साइड में नीमच मंदसौर वाला इलाका मध्य भारत। विंध्य प्रदेश यानी रीवा, सतना। मैसूर की बात करें तो कर्नाटक आजकल का जो मैसूर बड़ी रियासत के अंतर्गत आता था। अब पार्ट सी हम छोटी रियासतों की बात करें तो अजमेर राजस्थान के अंतर्गत है, भोपाल को आप जानते ही होंगे, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, दिल्ली तो आज NCR है, हिमाचल प्रदेश राज्य बन चुका है, मणिपुर और त्रिपुरा भी आज राज्य बन चुके हैं। कच्छ जो है ये गुजरात के अंतर्गत आता है, कच्छ उस समय एक छोटी रियासत हुआ करता था ये। कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, कुर्ग कर्नाटक के अंतर्गत आता है, कर्नाटक में कुर्ग है। और अंडमान निकोबार जो था एक पार्ट डी स्टेट था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जब ये राज्य जब बन गए तो उसके बाद कई लोग इन राज्यों, इस कैटेगरी से, इस विभाजन से संतुष्ट नहीं थे। वे मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, या फिर कई लोग अपने स्वयं के राज्य की मांग कर रहे थे, जैसे कि मद्रास में ये खासतौर से ये मांग दक्षिण भारत में हो रही थी राज्यों के पुनर्गठन की। तो हम उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। दोस्तों समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो सरकार ने भी उसके लिए प्रयास किया। सरकार ने सबसे पहले एक कमेटी बनाई एस के धर की अध्यक्षता में, जिसको धर आयोग बोलते हैं, धर आयोग।
इसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में एक धर आयोग बनाया। इस आयोग को ये कार्य सौंपा गया कि आप जांच कीजिए और सिफारिश कीजिए, बताइए, अनुशंसा दीजिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया दोस्तों, ठुकरा दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इसके धर आयोग ने ठुकरा दिया और यह कहकर ठुकरा दिया कि यह देश की एकता के खिलाफ है, ऐसा करोगे तो देश की एकता समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद भी लेकिन जब धर आयोग की अनुशंसाएं आ गई, उसके बाद भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग वापस उठने लगी, तो फिर सरकार ने एक और कदम उठाया, एक अन्य कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में 3 सदस्य थे। जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति में 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों ये वही पट्टाभी सीतारमैया है जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नाम की पुस्तक भी लिखी है। और ये थोड़े से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा पट्टाभी सीतारमैया के बारे में कर लेते हैं। तो दोस्तों जब बात थोड़ी सी पहले से स्टार्ट होती है, जब कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो 1938 की बात है। 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा गुजरात में। 1938 में कांग्रेस का गुजरात में अधिवेशन हुआ, हरिपुरा में। वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अपने सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। परंतु अब 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी ये कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, महाकौशल के पास त्रिपुरी है। तो जो त्रिपुरी जब हम राजपूत वंश पढ़ेंगे इतिहास में, तो राजपूत वंश में कलचुरी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। इस त्रिपुरी में कांग्रेस का 39 में अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बने रहने की मांग की, लेकिन महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस पुनः त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को 1939 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहती थी, परंतु ये सुभाष चंद्र बोस को मंजूर नहीं था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो जब ऐसी मांग हुई तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस बात पर आप वोटिंग कर लीजिए। कांग्रेस की कार्य समिति जिसको कह देगी, वोटिंग में जो जीतेगा वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा। तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपने तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। जब चुनाव हुए दोनों के बीच, तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। परंतु फिर भी महात्मा गांधी को ये मंजूर नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। तो महात्मा गांधी नाराज थे सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस की जीत पर और पट्टाभी सीतारमैया की हार पर महात्मा गांधी ने यह कहा कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। और महात्मा गांधी खास तौर से खासा नाराज थे, बहुत ज़्यादा नाराज थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी बात में आकर कांग्रेस की कार्य समिति से, कांग्रेस की सदस्यता से और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और स्वयं ने एक नई फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना ली, जो कि एक वामपंथी सोशलिस्ट पार्टी थी। और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए आगे भी योगदान अपने देते रहे और कार्य करते रहे। अब हम वापस से आते हैं जेवीपी समिति पर। तो दोस्तों जो जेवीपी समिति है, जेवीपी समिति ने भी जो राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी, उसको मांग को ठुकरा दिया। राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग को जेवीपी समिति ने भी ठुकरा दिया। परंतु हुआ क्या, 1952 का अंत तक 1952 में आते 1952 में पोट्टी श्री रामुलु
पोट्टी श्री रामुलु या पोट्टी श्री रामालू नाम के एक तेलुगु भाषी नेता के नेतृत्व में वर्तमान आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर एक भूख हड़ताल की गई। उस भूख हड़ताल में 56 दिन की भूख हड़ताल में पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। तो इस बात से आहत होकर सरकार ने विचार करने का सोचा कि विचार करते हैं क्या बात है। फिर विचार किया। फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन किया था। अब हम देखते हैं कि आगे और कब गठन किया गया, कब परिवर्तन आए। दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश बन गया तो आंध्र प्रदेश को देखकर कई और अन्य क्षेत्रों में भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। लोग कहने लगे कि हमें अलग राज्य चाहिए। तो इस मांग को देखते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और एक आयोग बनाया। उस आयोग को ये कार्य सौंपा गया कि आप जांच कीजिए, आप मतलब गहराई से जांच कीजिए कहाँ पर नए राज्य के निर्माण की संभावना है। तो सरकार ने एक फजल अली आयोग बनाया या राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। फजल अली आयोग 1953। दोस्तों जी, जो फजल अली थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। इस फजल अली आयोग में इनके अलावा 2 अन्य सदस्य और थे, एक के.एम. पणिक्कर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। हाँ, फजल अली आयोग 1953 में बना था राज्यों के पुनर्गठन के लिए की सिफारिश करने के लिए। इसके 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली आयोग ने 2-3 साल तक अपनी गहन अध्ययन किया और तत्पश्चात सिफारिश दी 16 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, परंतु 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। तो हम इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जरा देख लेते हैं, जो कि फजल अली आयोग की अनुशंसा के बाद अस्तित्व में आए थे। हम बात करें तो एक एमपी था, एक संयुक्त प्रांत था, उसको यूपी बना दिया गया। एक बम्बई था, एक मद्रास था, एक मैसूर था, एक बिहार, एक उड़ीसा, एक असम था, एक पंजाब था, एक पश्चिम बंगाल था, असम पश्चिम बंगाल, एक राजस्थान, एक जम्मू और कश्मीर, एक मैसूर हो गया, जम्मू कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये 14 राज्य थे। और अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक अंडमान निकोबार, और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और एक लक्षद्वीप। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 4
नहीं 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य फजल अली आयोग की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 1956 के बाद कब कब परिवर्तन आए इस गठन में और नए नए राज्य कब बने, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं 1960 में हम देखते हैं कि 1960 में जो मुंबई था, उस मुंबई को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक गुजरात बना और दूसरा महाराष्ट्र। जो बॉम्बे था वो महाराष्ट्र में मिला दिया गया। ये मुंबई था, उसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तो इस प्रकार इसका गठन हुआ। और बात करें कि जब ये पंजाब जो था, पंजाब से 1961 में कुछ पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोगों ने अलग राज्य की मांग की, तो पंजाब का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र मिलाकर यहाँ पर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया 1961 में। और ये 1960 का मामला था। और इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1971 में हुआ। कुल्लू की कुछ रियासत को मिलाकर और पंजाब के कुछ क्षेत्र को, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मिलाकर इसका निर्माण हुआ दोस्तों। तो अब हम गोवा की बात करें तो गोवा को 1961 में गोवा को पुर्तगाल से छीना गया था। 1961 से लेकर छीनने के बाद 1961 से लेकर तो 86 तक गोवा यूटी रहा, यानी केंद्र शासित प्रदेश रहा 86 तक। और गोवा को राज्य बना दिया गया कब? 1986 में। 1986 में, यानी 1986 में गोवा को राज्य बना दिया गया। और इसके बाद भी गोवा के बाद भी कई परिवर्तन हुए, जैसे कि 1963 में नागालैंड बना। दोस्तों 1963 में नागालैंड बना, 1986 में मिजोरम बना। उन्नीस सौ 86 में मिजोरम का निर्माण हुआ। इसी प्रकार 1987 में अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। दोस्तों गठन हुआ, अरुणाचल प्रदेश का गठन। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 3 स्टेट बने थे। और जब 2000 में एक बार फिर से पुनर्गठन अधिनियम आया तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो दोस्तों 2000 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो ये 3 राज्य बने। और फिर 2014 में तेलंगाना, जून 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके। और जो 2000 में ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, और जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और बात करें 2019 में, तो 2019 में जम्मू और जो कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य था, इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी वर्तमान में लेह है। और 2019 में ही जो दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था और एक दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को आपस में विलय कर दिया गया है। तो उनका एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम यदि देखें तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 8 यूटी हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको राज्यों का पुनर्गठन पूरी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य है दोस्तों, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आपको पूर्वोत्तर का यदि अच्छा समझ में ना आया हो तो उसकी फिक्र ना करें। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।